नमस्कार बच्चों। आशा आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई, परिवार और अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। अब तक हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जो किया था वो आपका ट्राइब्स थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। एस्किमोज ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था। एस्किमो ट्राइब्स के घर इग्लू होते हैं। एस्किमो ट्राइब्स के आखेट कैसे, वो उनके अलग अलग स्टेप हमने किए थे। अगर आपको याद हो तो उनके जो आखेट के साधन हैं उसको क्या कहा जाता है। तो थोड़ा सा जो पार्ट था उसमें स्लेज गाड़ी के बारे में, कायाक के बारे में, उसके मैंने अलग अलग बताया था। जो वो आखेट करते हैं, अलग अलग प्रकार का आखेट करते हैं। गर्मियों में अलग होता है, सर्दियों में जो उनका होता है, मान लिया सील मछली का करते हैं। फिर बर्फ़ मेल्ट होती है तो तटीय क्षेत्रों में आ जाती है वो। तो तटीय क्षेत्रों में जब मछलियाँ आ जाती हैं तो तब धनुष या बाण से किया जाता है। उसके बाद में जो फूल वगैरह खिलने लग जाते हैं, वहाँ पे कुछ पशु या पक्षी आते हैं। जब उनके द्वारा जो आखेट किया जाता है तो पशु पक्षियों का किया जाता है, जो वहाँ खाने चरने के लिए आते हैं। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार के आखेट किए जाते हैं। स्लेज गाड़ी के बारे में भी बताया था। कायाक के बारे में जलरोधी होती है, जिसका एस्किमो गर्मियों में खुले जल में शिकार करने के लिए प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा पार्ट था सामाजिक संगठन के बारे में बताना था। एक तो आपको पितृवंशीय है, मतलब जो परिवार का मुखिया होता है वो सबसे मेन होता है। उसी के द्वारा योजना बनाई जाती है, कहाँ पे कब क्या शिकार किया जाएगा। उसी को शिकार ला के दिया जाता है, वही बांटता है उसके हिस्से। और भी जो भी होते हैं, ये लोग इतने डेवलप नहीं हुए हैं। भूत प्रेत अंधविश्वास आदि में बड़ा विश्वास रखते हैं। युद्ध चोरी लूट आदि से ये लोग अनभिज्ञ होते हैं, इनको इन बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। समुंदर रहने वाली सेदना नामक एक देवी है, जिसको ये भाग्य नियंत्रित करने वाली देवी मानते हैं। कला कौशल में बड़े निपुण हैं। पत्थरों से, हड्डियों से, जैसे चश्मे बनाना, कपड़े बनाना, धागे बनाना, सुई बनाना आदि बड़े निपुण हैं ये कला में, तभी ऐसा बना पाते हैं। जैसे मैंने कल आपको वो स्पेक्स दिखाए थे, हड्डियों से बनाए गए। पर्यावरणीय समायोजन के बारे में तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं। इतना माइनस में टेम्परेचर रहने के बाद भी ये लोग वहाँ पे सर्वाइव कर पाए हैं। आज नायाब नमूना है इनका। दूसरी बात है, थोड़े से ये लोग अब डेवलप होने लगे हैं। जो वहाँ पे माइंस वगैरह उसमें ये काम करने लगे हैं थोड़ा सा। और मतलब जो कोयला, चांदी और पेट्रोल, यूरेनियम आदि की जो खाने हैं खनन की, उनमें ये काम करते हैं। अब एस्किमो लोग क्या है, थोड़ा सा डेवलप होने लगे हैं। कृषि के लिए अनुकूल जलवायु न होने की वजह से इनको जो कृषि अनुसंधान केंद्रों में वैज्ञानिक ऐसे बीज विकसित किए हैं कि यहाँ पे उगा के ये सर्वाइव कर सकें। ठीक है। उसके बाद आज हम जिस ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे वो है आपकी बुशमैन ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। जो बुशमैन ट्राइब्स है वो आपकी कालाहारी मरुस्थल में मेनली पाई जाती है। ये ट्राइब्स आरंभिक लोग इसे वंशज शान या कोहिन शान के मानते थे। 17वीं शताब्दी में डच जो आप्रवासी थे, इन्होंने इसको बुशमैन कहा था। अब बुशमैन है जो वो भी ट्राइब्स ऐसी है जो बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे रह रही है और अपना जीवन को यापन करने का जो इन्वायरमेंट के साथ इनका एडजस्टमेंट है, बड़ा ही नायाब नमूना। बिल्कुल जैसे आपके एस्किमोज रह रहे थे, बिल्कुल बेकार से बेकार कंडीशन में सरवाइव कर पा रहे थे। वो बिल्कुल सर्दी में थे, ये बिल्कुल गर्मी में है, ऐसा आप मान सकते हो। तो जो बुशमैन जनजाति है उसमें बहुत सारी जनजातियां हैं। जिम्बाब्वे, जाम्बिया में, तंजानिया में, मोजाम्बिक में, ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, मोजाम्बिक, तंजानिया, मोजाम्बिक आपको पता होगा, अगुहलास जलधारा, जो ये अफ्रीका के आसपास है। अफ्रीका के मैप को देखोगे तो आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ पे नगरो जनजाति है, बांटू जनजाति, निग्रो जनजाति है, बांटू जनजाति है, बुशमैन है, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। इनके निवास अक्षेत्र की हम बात करते हैं तो निवास अक्षेत्र इनका अफ्रीका का जो कालाहारी डेजर्ट है वहाँ पे इनका निवास अक्षेत्र है। बहुत सारा लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर। 18 दक्षिण अक्षांश पे। अक्षांश देशांतर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये होना चाहिए साउथ में है, नॉर्थ में, ईस्ट में है, वेस्ट में है। इनका विभिन्न समूह है। ये कांगो नदी है, अन्यामी झील है और 900 नदियों के आसपास इसका विचरण करते हैं। विचरण का मतलब घूमते फिरते हैं, वहीं पे रहते हैं। बात करते हैं भौगोलिक दशाएं की। अभी मैंने कहा बिल्कुल ड्राई है भाई, बिल्कुल जैसे वो बर्फ़ में रहते हैं, बिल्कुल सूखे में रहते हैं, सूखे प्रदेशों में। वहाँ बिल्कुल लवण के पटल, लवण का मतलब है कि जो आपकी नमक होता है उसकी जो पैन है वो जम जाती है। जैसे आपकी मिट्टी जम जाती है, ऐसे वहाँ नमक जमता रहता है। और ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र है, हिली एरिया होते हैं, जैसे ऐसे हिली एरिया हैं। और इसमें कई बार आपकी क्या बन जाती हैं,
छोटी छोटी झील बन जाती हैं। इन झीलों को क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। ये गड्ढे होते हैं और इनमें पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद जब सूख जाता है तो वो नमक का रूप ले लेता है। तो इधर उधर थोड़ी बहुत आपकी ये जो यहाँ पे क्या पड़ी पहाड़ियाँ हैं, इन क्षेत्रों में ये हैं। बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट की पहले भी अभी हमने बात की है कि क्लाइमेटिक कंडीशन उपोष्ण या उष्ण रेगिस्तानी है, तो रेनफॉल भी बहुत कम होती है। यहाँ पे ट्रेड विंड है। ट्रेड विंड है तो आपको ट्रेड विंड आती है पता होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्टर्न की। जो ये है मान लिया साउथ अफ्रीका है, जब इधर से पवनें आती हैं तो इधर से आने के बाद ये पवनें मान लिया इन मार्ग में जब ये आती हैं तो यहाँ पे पूर्वा पवनें बारिश यहाँ ज़्यादा करेंगी, यहाँ कम करेंगे, और पछुआ पवनें जब यहाँ से यहाँ जाएंगी तो यहाँ ज़्यादा बारिश करेंगे, यहाँ कम करेंगे। क्योंकि प्रिसिपिटेशन ज़्यादा जितनी यहाँ से मॉइस्चर उठाया यहाँ पे ज़्यादा कर दो, यहाँ कॉन्टिनेंट के बीच में जाते जाते कम हो जाएंगी। तो इनकी जो डायरेक्शन है, इनकी डायरेक्शन ये वाली होने की वजह से, एक मिनट, ये वाली होने की वजह से इधर ज़्यादा बारिश करते हैं और इधर रेनफॉल कम करते हैं। तो तापमान यहाँ ऊंचा रहता है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो यहाँ पे रहता है। और रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा पाने का रीज़न क्या है कि रातें जो होती हैं वो बिल्कुल ठंड होती है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो हो जाता है। दिन के टाइम पे 40 से 50 हो जाता है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको पता है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देते हैं। मान लिया वहाँ पे दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और रात का तापमान कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। तो -10 करते हैं तो 30 क्या हो गया? रेंज ऑफ टेम्परेचर। ताप प्रेशर भी इसको बोला जाता है, जब उच्चतम और निम्नतम तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। रेत जो होता है वो आपका जल्दी एब्जॉर्ब करता है और जल्दी छोड़ देता है रेडिएशन को। पार्थिव विकिरण होता है जो रात को, रातें लंबी होती है तो इसलिए बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है। जनवरी यहाँ का सबसे गर्म महीना होता है। ओके, इसके बाद ये जो बुशमैन ट्राइब्स है उसके बारे में, ये लोग बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लग जाते हैं 18 से 25 की उम्र में, और इनका जो रहने की स्थिति है बिल्कुल मलिन है। कीड़े मकोड़े खा जाना, जानवरों की छाल, तो ऐसा इनका मलिन रहन सहन होने की वजह से क्या पता पूरी लाइफ टाइम में नहा ना पाना, शरीर पे एक लेप लगाते हैं बस मक्खी और मच्छरों से बचने के लिए। 30 से 35 इनकी जो जीवन प्रत्याशा वो होती, इससे लंबा ये नहीं सर्वाइव कर पाते। आपको दिख रहा होगा कि इनके चेहरे पे जो झुर्रियाँ दिख रही हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है इन लोगों के एक मिनट, ठीक है। अब जो ये ट्राइब्स है इसमें जो बुशमैन है, आपको यहाँ पे इनकी लोकेशन दिख रही होगी, यहाँ पे है कालाहारी डेजर्ट आपको दिख रहा है, नाम्बिया डेजर्ट यहाँ पे दिख रहा है ये। तो यहाँ जब विंड आते हैं तो इधर ज़्यादा बारिश करती है और इधर जाते जाते बारिश कम हो जाती है। उसके बाद जो शीत ऋतु में तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और मरुस्थल के उत्तरी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी 50 सेंटीमीटर, और उसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर घटती जाती है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो जाती है। अब उसके बाद है, एक मिनट, वेट फॉर ए मिनट, हाँ जी चलो। उसके बाद यहाँ वर्षा केवल 2-3 महीने ही होती है, दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी में। अभी बताया मैंने जनवरी सबसे गर्म महीना होता है। मिट्टी और वनस्पति की इनकी बात करते हैं कि मिट्टी कैसी है, वनस्पति कैसी है। यहाँ की जो वर्षा है वर्ष में केवल 3 महीने, दिसंबर और जनवरी में। अभी मिट्टी यहाँ बबूल आपको पता होगा, जहाँ पे रेनफॉल फॉर एग्जांपल हिसार साइड कम रेनफॉल होते हैं तो आप वहाँ जाओगे, झाड़ियाँ, कीकर, बबूल, छाल, ऐसे पेड़ आपको मिलेंगे जिनकी पत्तियाँ छोटे हों, जिनके ऊपर कांटे हों, जो कम से कम वाटर को इवेपोरेट कर सकें, जिनकी जड़ें लंबी हों। तो यहाँ पे जो चरागाहें होती है 15 से 90 सेंटीमीटर लंबी बुशमैन घास उगती है यहाँ पे। तो इसमें क्या फलदार पौधे उगते हैं और तरबूज हो गया, खरबूजे हो गए, तो जिनमें वाटर कंजप्शन ज़्यादा है, जिनमें पानी होता है कि पानी की कमी इनमें ना हो, डेजर्ट में ये रहते हैं, तो ये इनका खाना होता है। जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ शुतुरमुर्ग, जेबरा, चीता, लकड़बग्गा बहुत सारे हैं वो पाए जाते हैं। हिरण भी होगी, जंगली बकरी भी होगी, नहीं तो स्पिनबोक लखनी है। तो जंतुओं में खरगोश, चूहे, चमगादड़, गिलहरी, पक्षियाँ, बत्तख या जलमुर्गी, गोरैया, तो वो मेंढक हो गया, छिपकलियाँ होगी, सांप हो गए, तो ये यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। ओकांगो दलदल या नमामि झील यहाँ पे पाए जाते हैं जो वर्षाकालीन घास ऋतु को चारा प्रदान
करती है। अभी मैं आपको लोकेशन दिखा रही थी जहाँ पे ये पाए जाते हैं बुशमैन जनजाति। तो यहाँ मैं आपको नाम भी बता रही थी, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, जहाँ पे एक मिनट भाई, हाँ नाम्बिया हो गया, यहाँ पे डेजर्ट है, बोत्सवाना हो गया यहाँ पे, तो मोजाम्बिक हो गया, ये सारी यहाँ पे ये रहा मोजाम्बिक, ये रहा जिम्बाब्वे, ये रहा जाम्बिया, ये रहा अल्जीरिया, ये रहा, ये सारे आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं आपकी कि इनका जो दिखने का है रंग रूप, शारीरिक लक्षण कैसा होता है। निग्रोइड जो प्रजाति है उनसे ये मिलते हैं। निग्रोइड प्रजाति, तिगना इनका कद होता है। पुरुषों का जो औसत कद होता है वो 150 सेंटीमीटर तक होता है। उसके बाद रंग भूरा पीलापन होता है, ये यहाँ पे दे रखा है, रंग भूरापन और पीलापन लिए हुए होता है। होठ थोड़े इनके मोटे होते हैं, एक मिनट पे, हाँ होठ थोड़े इनके मोटे होते हैं। निग्रो प्रजाति मैंने बताया था, घुंघराले बाल होते हैं, होठ मोटे होते हैं, क्रूपता सी इनके उसमें दिखती है, मैंने जैसे फोटो में भी दिखाया। तो बुशमैन हैं जो अत्यंत जो कुशल आखेट होते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो कृषि करने के लिए ज़मीन है, ना इनके पास पानी है जहाँ पे ये मछली वगैरह या कुछ ऐसा काम कर सके, जैसे एस्किमो मछली का शिकार करते थे। ना इनके पास इतने जानवर हैं, ना इनके पास कृषि है, ना इनके पास पानी है। तो इनके पास जो इधर उधर के जानवर हैं तो उनका जो आखेट है वो इनको सिखा दिया जाता है, और 10 से 11 से 12 वर्ष में ये एक कुशल आखेटक बन जाते हैं। तालाब या झील के किनारे जब पानी पीने के लिए आते हैं तो ये जानवरों की हूबहू आवाज़ में निकालते हैं, बच्चे उन्हीं के पास आ जाते हैं, तो उनको डंडों से मार मार के पीट के घायल करके ये उसका लंबी दूरी तक पीछा कर सकते हैं, 40 से 50 किलोमीटर तक। और शाकाहारी पशुओं या झुंडों के साथ शिकार बुशमैन करते हैं। हाँ, बुशमैन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनका शिकार नहीं करते, और एक जो मादा होते हैं उनका भी शिकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? इनको पता है कि आने वाले टाइम में जो बच्चा है वो वयस्क बन के उनको भोजन देगा, और मादा है वो आगे प्रजनन को बढ़ाएगी, जिससे उनके लिए खाना मिलता रहेगा। तो ये जानवरों की जैसे मिमिक्री एज इट इज़ बिल्कुल आवाज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कुत्ते बुशमैन की जो भाई जब ये शिकार करते हैं तो उसको करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। रेत के टिब्बे हैं, करसेनी है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, भोजन में ये लोग जो है जंगली पशुओं को मारकर ओमनिवर्स हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कंद, बेर, फूल, कंदमूल, ये भी खा लेते हैं जानवर। इवन इनका जो खाना है वो इतना मलिन होता है, कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, सांप, किसी को भी नहीं छोड़ते, ये कुछ भी खा जाते हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे ज़मीन भी नहीं है। तो उसके बाद इनके जो कम से कम 80 प्रकार की जो जानवर हैं, उन जंतु हैं, ये उनको खा जाते हैं। आधी भेड़ को इतने पेटू होते हैं कि ये आधी भेड़ को एक बार में खा सकते हैं। अब इनके पास दोनों ही चीज़ें आती हैं। एक तो ऐसा टाइम आता है, फेस्टिंग बोलते हैं, कि इनके पास दावत होती है, एक टाइम पे इनके पास भरपूर भोजन होता है, और फाक को मतलब फास्टिंग होता है कि इनके एक टाइम पे इनके पास खाना बिल्कुल ही नहीं होता, खाने के लाले पड़ जाते हैं। जो ये खाते हैं जब इनके पास जानवर वगैरह नहीं होते, तमसा, बी और गा, ये इनके कंदमूल, तरबूज, गांठदार ऐसे होते हैं जिनसे ये अपना इनके जो भोजन है उसमें जल की कंजप्शन, वाटर ज़्यादा होता है ताकि इनको पानी की कमी ना हो। बात करते हैं वस्त्र की, जो वस्त्र धारण करते हैं वो सिर्फ एक कपड़ा है, आगे आयताकार सा कपड़ा होता है जिसको अपने आप को ढाक लेते हैं। लंगोट ये फिर बांध लेते हैं, कमर से घुटनों तक वो लटकता रहता है, या चमड़े की टोपी पहन लेते हैं। चप्पल इनके द्वारा कभी नहीं पहनी जाती, अगर पहनते हैं तो छाल वगैरह की चप्पल ये पहनते हैं। क्लोक या क्रोन उनके वस्त्रों को कहा जाता है, जिसे कंधे से कमर तक के नीचे तक लटकाए रहते हैं। उसके बाद कीड़े मकोड़े मच्छरों से सुरक्षा के लिए शरीर पे एक लेप भी करते हैं, तो लाल या सफ़ेद मिट्टी का लेप ये करते हैं। इवन जानवरों का खून तक भी पी जाते हैं। घर की बात करते हैं तो इनके पास कोई ऐसा घर नहीं होता है जैसे कि परमानेंट अपना स्थायी निवास बना सके। तो जो शिकार है उसकी भाग दौड़ में लगे रहने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे इनके घर बदलते रहते हैं। फिर भी जब इनको रात को ठिकाना बना होता है तो ये ज़मीन में गड्ढे खोद लेते हैं, और गड्ढों को जो सरकंडे होते हैं, जो वहाँ पे आपकी घास होती है, उसको ऊपर ढक लेते हैं, और नीचे छप्पर सा डालकर उन गड्ढों में ही अपना क्या करते हैं, घर बना के सो जाते हैं। उसके बाद
अस्थायी घर बनाते हैं, ऊंची घास होती है, शिविर में रहते हैं। ये बातों उपकरण और हथियार की बात करते हैं तो इनके पास जल पात्र के रूप में जो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा बताया जाता है। तो ये उस शुतुरमुर्ग के अंडे से ही क्या करते हैं, पानी जल पात्र बना लेते हैं। जैसे अंडा है ये, तो इसमें पानी भरने के काम हो गया। टेकरी, प्याली या मालाएं आदि बनाई जाती हैं। कच्चा भोजन खा जाते हैं क्योंकि इनके पास आग जलाने के लिए इतनी लकड़ी नहीं होती। जब भी ये आग जलाते हैं तो ईंधन का कम से कम प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद ये लोग जो सरकंडे होते हैं लंबे लंबे, आपने देखा होगा, जिसको हम देसी जो लैंग्वेज है अपने यहाँ पोरे बोल देते थे, जिससे हमारे पेरेंट्स जब स्कूलिंग करते थे तो वो एक तख्ती लिखते थे मुल्तानी मिट्टी से, और जो कलम होती है उनकी वो उस पोरे या सरकंडे से बनाई जाती थी। उससे कभी कभी ये झील या नदी के सूखे तल के नीचे ये छिद्रयुक्त नली होती है सरकंडे की, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। धनुष या लंबी लकड़ी होती है जिसे चमड़े या तंतु से बनी 50 से 60 मीटर लंबी प्रत्यंचा लगाई जाती है। ये घर कैसे बनाते हैं ना, सरकंडों से। कभी कभी झोपड़ी वगैरह ये बना लेते हैं भाई। ओके, एक मिनट। हाँ जी। उसके बाद है ये जो इनके जो हथियार होते हैं उसमें चक्कू, पत्थर, लंबी छड़, झाड़ी, इनका जो फेंक कर एक धनुष होता है। धनुष में क्या होता है, जहर लगा होता है इनके बाणों में, और जब ये तीर छोड़ते हैं तो इसमें तीर में जहर लगा होता है। जब ये तीर छोड़ते हैं तो वो जानवर को जब लगता है वो घायल हो जाता है, तो इनके द्वारा जहर के तीर भी छोड़े जाते हैं। बर्छियों का प्रयोग भी इनके द्वारा किया जाता है। सामाजिक संगठन की बात करते हैं, बुशमैन लोग हैं जो सामाजिक संगठन में कम विकसित होते हैं। साधारणतः आदिम प्रकार के संसाधनों अभाव के कारण ये प्रतिकूल दशाओं में अपना जीवन यापन करते हैं। प्रत्येक दल का एक छोटा सा अधिकार क्षेत्र होता है और इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ही शिकार करना होता है। ये एक से दूसरे अधिकार क्षेत्र में नहीं जा सकते। अगर ये वहाँ जाते हैं, मान लिया ये फॉर एग्जाम्पल ये है और एक ये है, एक को यहाँ तक शिकार करना है, अगर दूसरा यहाँ से यहाँ जाता है इसकी शिकार क्षेत्र में, तो उसको क्या है, उनकी बहुत लड़ाई रहती है कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में न जाएं, अपने ही क्षेत्र में रह के वहाँ पे शिकार करें। ये लोग मानसिक रूप से इतना विकसित नहीं है, धर्म ईश्वर में विचार ये लोग वाकिफ नहीं है, तो ये भूत प्रेत में, जादू टोने में काफ़ी विश्वास रखते हैं। कुपोषण और बीमारियां और जीवन प्रत्याशा की, ये लोगों का मलिन है रहना, खाना पीना सब कुछ, नहाते बिल्कुल भी नहीं है, मिट्टी का लेप लगाते हैं, तो पानी की कमी है यहाँ बिल्कुल। तो अनुकूल न होने की वजह से, मलिन रहन सहन होने की वजह से जो इनकी जीवन प्रत्याशा वो बहुत कम है। 18 से 20 की उम्र में ये बूढ़े दिखने लग जाते हैं। लगभग 35 से ऊपर कोई नहीं जा पाता इनमें। मरुस्थल के अनुकूल अपने आप को बिल्कुल इन्होंने ढाल रखा है। इतनी वर्स्ट जो कंडीशन है उसमें ये लोग रहते हैं। अंडों के खोल में पानी इकट्ठा करते हैं। जल की कमी ना हो तो ये खरबूजे, बेर, गांठे ऐसे यूज करते हैं ताकि इनको खाने के लिए ये पानी की कंजप्शन इनके शरीर में कम ना हो। जो बातें मैं अभी आपको यहाँ से बता रही हूँ वही बातें मैं पहले भी बता चुकी हूँ। काला हरी मशरूम में कृषि इनके लिए अवेलेबल है नहीं, ये भी बात हमने कर ली थी। तो आखेट अच्छा कर लेते हैं, ये अच्छे निशाने लगाते हैं, पर्यावरण नकली आवाज़ें निकाल लेते हैं। तो पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट का ये नायाब नमूना इनका दिखता है। जैविक संसाधनों के साथ स्तंभ प्रयोग करते हैं। शिकार के लिए पशुओं के मर्द शरीर के प्रत्येक अंग का ये उपयोग करते हैं। तो मादा का ये शिकार नहीं करते, ये भी बताया था। छोटे बच्चों का भी नहीं करते। वृक्ष नहीं होते तो ये लोग आग बहुत कम जलाते हैं तो समूह में जलाते हैं। और घर इनका कोई परमानेंट होता नहीं। मक्खी मच्छर से या गर्मी सर्दी से बचने के लिए गुफाओं में ये छुप जाते हैं। अकाल के समय इनकी जो फीमेल होती हैं वो कंसीव नहीं करती हैं, गर्भधारण नहीं करती हैं, क्योंकि उस टाइम पे इनको कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, इधर से उधर भागना पड़ता है, जाना पड़ता है। लास्ट एंड फाइनल मैं इनके बारे में अगर एक लाइन में आपको बताना चाहूँ तो यही कहूँगी कि पर्यावरण के साथ सबसे बेस्ट नायाब नमूना है एडजस्टमेंट करने का। इनके अनुसार आदमी को अपने आप पर्यावरण के अनुसार डालने का बुशमैन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं कहूँगी। भाई आपका ये बुशमैन के बारे में यही कंप्लीट होता है। हम गोंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे और आपको ये आज ही पढ़ना है, याद करना है क्वेश्चन। तो कोई भी ट्राइब्स के बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है। कल हमने एस्किमो किया था, आज हमने ये ट्राइब्स के बारे में, बुशमैन के बारे में किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।